नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। साथियों, आप सभी के सामने आज एक ऐसी संघर्ष की कहानी है, एक ऐसी दास्तान है, एक शानदार ऐसी गुदड़ी के लाल की कहानी है। जब आप सुनेंगे तो साथियों आपकी रूह कांपने लगेगी। आप सब सुनेंगे इस संघर्ष की कहानी को तो आपकी आंखें नम होने लगेगी और आपके हौसले बुलंद होने लगेंगे। तो साथियों, मेरे साथ यहाँ पर आज असिस्टेंट प्रोफेसर हाल ही में नव चयनित जितेंद्र कुमार हैं। जितेंद्र, सबसे पहले आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं कि आपने ये मुकाम प्राप्त किया। साथियों, एक लंबी संघर्ष की दास्तान है, एक लंबी मेहनत की दास्तान है। साथियों, कहते हैं हारा वही जो लड़ा नहीं, कहते हैं कि हारा वही जो लड़ा नहीं। साथियों, यहाँ पर जितेंद्र परिस्थितियों का मारा है लेकिन हारा नहीं, लड़ा परिस्थितियों से और जीत कर दिखाया है। एक ऐसी कहानी है साथियों जिसमें बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे दर्द हैं, बहुत सारे अभाव हैं, बहुत सारे पारिवारिक संघर्ष हैं। तो साथियों, उन पूरी दास्तान को हम यहाँ पर सुनेंगे। और एक छोटा सा पहले मैं बता दूं आप सभी को कि क्या कैसे कहानी जो मैंने सुनी, मेरा स्टूडेंट है, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट होते हैं तो जब संघर्ष करते करते सेलेक्ट हो जाते हैं तब पूरी कहानी हमें पता चलती है कि असली संघर्ष क्या था। साथियों, यहाँ पर एक ऐसे छोटे से गांव से आने वाले जितेंद्र है जहां स्टार्टिंग में, शुरुआत में इनके यहाँ पर कच्चा मकान हुआ करता था, घर में लाइट नहीं थी और पिताजी कारीगर जो है कारीगर थे और साथ साथ में मजदूरी का ये कार्य चलता था। इस प्रकार की परिस्थितियों से निकलकर यहां पहुंचे हैं। साथियों, सबसे बड़ी बात है कि असिस्टेंट प्रोफेसर उच्च शिक्षा में सबसे बड़ा पद होता है। उससे पहले आप सब लोग देखेंगे कि जिस विद्यार्थी का 12th पास करने के बाद एमटीएस एसएससी एग्जाम दिया नहीं हुआ, हाई कोर्ट एलडीसी दिया नहीं हुआ, सीएचएसएल एलडीसी दिया नहीं हुआ, ग्रुप डी रेलवे दिया नहीं हुआ, फिजिकल में बाहर हो गए, राजस्थान एलडीसी दिया नहीं हुआ, रीट एग्जाम दिया, ग्रेड 3 एग्जाम दिया नहीं हुआ, उसके बाद फर्स्ट ग्रेड दिया, सेकंड ग्रेड दिया नहीं हुआ। साथियों, नेट 2 बार दिया, पहली 2 बार नेट भी नहीं हुआ और अभी आप सब लोग जानते हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का बड़ा रिजल्ट आया और उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर दिखाया है। तो साथियों, ये जो लंबी संघर्ष की कहानी, इतना सारे एग्जाम देने के बाद भी हारे नहीं, लड़े। और ये जो लड़ाई थी एग्जाम की, ये लड़ाई बहुत छोटी थी। इसके साथ पैरेलल जो पारिवारिक स्थिति है वो एक बड़ा संघर्ष, एक बड़ी लड़ाई चल रही थी। साथियों, जब 12 तक सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बाद जब बाहर निकल कर आते हैं तो गांव में 70% पहली बार जितेंद्र के बने और 70% बनने पर 12th क्लास की बात कर रहा हूं कि वहां पर गांव में बधाइयां दी गई, इनको इनाम मिले और पिताजी का सपना था कि अब बेटा जो है मुझे करके दिखाएगा। लेकिन बेटा जब कॉलेज में आता है, ग्रेजुएशन करता है, तो वहां परसेंटेज काफी कम हो जाते हैं। 48% यहाँ पर जितेंद्र के हो जाते हैं और 10th में केवल 51%, सरकारी स्कूल, ये सारी परिस्थितियां, इसके साथ साथ पिताजी का सपना, पिताजी कारीगर मजदूर काम करने वाले। साथियों, धीरे धीरे ऐसा सीन आया कि पिताजी ने ये संकल्प ले लिया कि बेटा अब तो मेरा नाम खराब हो रहा है गांव में, कुछ करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। पूरी कहानी हम जितेंद्र के जो है मुखारविंद से ही सुनेंगे। और पिताजी ने एक संकल्प ले लिया कि जब तक मेरा बेटा नौकरी नहीं लगेगा तब तक मैं एक टाइम खाना खाऊंगा। सोचो उन पिताजी की आंखों में कितनी बड़ी उम्मीद, कितना बड़ा सपना होगा कि एक दिन वो आएगा जब मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा। साथियों, इतने सारे छोटे लोअर एग्जाम में फेल होते होते सारे एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन हायर एजुकेशन का, राजस्थान की उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा पद प्राप्त करके और इस मुकाम को हासिल किया और अपनी संघर्ष की कहानी को जो है सफल करके दिखाया। तो जितेंद्र, आप इतनी जो है बहुत सारी चीजें, मैंने तो एक छोटा सा एक जो है ट्रेलर आपको दिखाया है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। साथियों, ज्योग्राफी की किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, भाई का एक्सीडेंट होता है, क्लेम के 10,000 रुपए मिलते, उसमें से बचाकर 7,000 रुपए की ज्योग्राफी की अलग अलग सब्जेक्ट की किताबें खरीदी जाती है। आप सोच सकते हैं कि एक्सीडेंट के दौरान क्लेम के जो पैसे मिलते हैं उससे किताबें खरीदकर और पढ़कर इस मुकाम को हासिल किया है। तो मैंने कहा परिस्थितियों का मारा है लेकिन साथियों हारा नहीं है, लड़कर दिखाया है, संघर्ष करके दिखाया है, जीत कर दिखाया है और मेहनत की है, साथ साथ हर प्रकार की परिस्थितियों को सहा है, सहन किया है। घर की 50 तरीके की दिक्कतें साथ साथ पैरेलली चल रही थी, लेकिन अपनी तैयारी को, अपनी पढ़ाई को निरंतर रखा है। बहुत बधाई जितेंद्र, शुभकामनाएं। आपको बहुत बधाई जितेंद्र, शुभकामनाएं अपनी यूनिवर्सिटी परिवार की तरफ से। अरे अरे रुको,
अरे समझा कर, आप हकदार हो, हमारा तो जो है पढ़ाने का रोज का काम है, लेकिन आप इसके हकदार हो। इसमें क्या लाए हैं? क्या बात है, क्या बात, बहुत सुंदर। मेरी बहुत मतलब जीवन से जुड़ी हुई धरातल से एकदम बैकग्राउंड में मेरे लिए बहुत ही प्रेरणा का स्रोत रही है लाइनें। हर एक शब्द हर एक अपना अर्थ देता है अपने जीवन में। मैं सुना देता हूँ, आप लोग सब लोग सुनते हैं। हम गांव के लोग है ना, हम गांव के लोग एक थैला लेकर निकले हैं इन कंक्रीट के जंगलों की तरफ। हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, पाने को सारा जहां पड़ा है। हम गांव के लोग कभी हारते नहीं, या तो जीतते हैं या सीखते हैं। मैंने यही अभी कहा था जितेंद्र के बारे में कि परिस्थितियां विपरीत रही, लेकिन संघर्ष किया, जीत कर दिखाया, हारे नहीं। सीखते 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 है ना, 12th के बाद में सीजीएल से एसएससी, ये अपना 12th प्लस जो होता है, एमटीएस वगैरह, वहां से स्टार्ट किया, एलडीसी से स्टार्ट किया, ग्रुप डी से स्टार्ट किया, और वहां से करते करते सारे एग्जामों में फेल होते रहे, सफल नहीं हुए, लेकिन अपनी संघर्ष, अपनी मेहनत की दास्तान को जारी रखा, और आज आप सब लोग देख रहे हैं साथियों। तो ये मुकाम जो मिला है, ये किसी की दीवी हुई है ना सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाले ये नहीं है, है ना। ये केवल और केवल एक भाव अपने अंदर रखा कि मुझे जीत कर दिखाना है, हारने के, खोने को मेरे पास कुछ नहीं है। तो साथियों, जितेंद्र को मैं अगेन बधाई देना चाहूंगा, और इसके लिए मैं आपको तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा कि मेरे भाव और आदि गुरु सुनील सर, साथ में ममता मैम, और साथ में जो है इन चीजों को रखा है आपने। चलिए, तो जितेंद्र सबसे पहले आप अपने बैकग्राउंड के बारे में और सारा बताइए, खुल के बताना है। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी यूनिवर्सिटी की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके मार्गदर्शन से और सहयोग से मैंने अपनी जर्नी को खूबसूरत बनाया, अपने अभिष्ट को प्राप्त किया, अपने अभिष्ट से आत्मसात हुआ, क्योंकि गुरु के बिना ये अभिष्ट प्राप्त करना मुश्किल था मेरे लिए। तो पिताजी कहते थे हमेशा, बेटा कभी अति मत करना जीवन में, अति हमेशा नुकसान होती है, बिल्कुल सही और बात। गुरु का हमेशा मानना, ठीक है, क्योंकि गुरु और मेरा जहाँ तक मानना है, क्योंकि गुरु और माता पिता जो बोलते हैं वो अनुभव के आधार पे बोलते हैं, अपन ज्ञान के आधार पे बात करते हैं। बिल्कुल सही। तो अनुभव क्या होता है, ज्ञान का गुरु होता है। तो मेरे लिए, मेरे भूगोल के लिए आप जैसे सौभाग्यशाली है मेरा जीवन की, मुझे भूगोल के रूप में आप जैसे गुरु प्राप्त हुए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी अभिष्ट प्राप्ति में बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और सहयोग किया आपने। तो सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं कि जितेंद्र आप कहाँ से आते हैं, आपका गांव, आपका बैकग्राउंड, उसके बारे में बताइए थोड़ा। सर मैं जयपुर जिले से ही आता हूँ, तहसील छापरा, और छोटा सा गांव मेरा छापड़ा खुर्द, और मैं एक कृषक परिवार से आता हूँ, क्योंकि पिताजी दादाजी शुरुआत से कृषि कार्य करते थे। पिताजी कृषि कार्य के साथ साथ कारीगर का काम भी करते थे, और साथ में भी सहयोग करता था, क्योंकि मेरी भी हॉबी रही है कारीगर के साथ जाते थे। हाँ, कारीगर खेती का भी काम, खेती का भी काम, और पापा जी के साथ साथ कभी कभी काम पे भी जाता था। तो वहीं से पिताजी के बैकग्राउंड से, पिताजी के संघर्ष से ही मैंने अपने अभिष्ट को प्राप्त किया, क्योंकि बैकग्राउंड में जो मेरे लिए मोटिवेशन था वो यही था कि समस्याओं का समाधान करना और पिताजी के सपनों को साकार मुझे। 12th तक गांव के स्कूल में पढ़े? गांव की सर गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल। 10th में कितने परसेंटेज रहे? 10th में सर 51%। 10th में 51%, 51%। अभी सोचो 97% बनते हैं ना 10th में, तो भी लोग दुखी होते हैं कि 98 नहीं बने ना, 51% रहे। और 10th के बाद में आगे बढ़ते हैं, 12th में क्या परसेंटेज रहे? 12th में मेरे 70% रहे। आर्ट्स सब्जेक्ट था? आर्ट्स ही था। हिंदी मीडियम से, गांव के स्कूल से ही मैंने पूर्ण किया था। 12th में फिर 70% रहे थे, और वहाँ गांव में, जैसे गांव में होता है, कोई भी बड़ा आदमी होता है तो वो घोषणा करता है स्कूल में किसी प्रोग्राम में कि जो भी बच्चा यहाँ से 70 अबव या 70% बनाएगा उसको 1100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो उस प्रथम सत्र में मैं ही एक ऐसा स्टूडेंट रहा जहाँ 70% बनाया, और मुझे वो इनाम दिया गया। तो आप टॉप पे थे वहाँ? टॉप पे था, 70% पे टॉप पे थे, और इनाम भी मिला। और उस समारोह के अंदर, वार्षिक समारोह होता था स्कूल में, तो उसमें पिताजी मम्मी जी सभी शामिल हुए। तो पिताजी को लगा कि मेरा बेटा कुछ कर सकता है, क्योंकि पिताजी पढ़े लिखे थे, एग्रीकल्चर में अच्छा मतलब 12th कर रखी थी उस टाइम में, तो वो जानते थे शिक्षा का महत्व। तो उन्होंने मेरे ऊपर मेरी महत्ता का अंश को पहचाना, मेरे लिए काफी कुछ प्रयास किया। ठीक है, फिर ग्रेजुएशन कहाँ से की? मैंने पास से की थी, राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा गवर्नमेंट कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद सर मैंने तो ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी स्टार्ट कर दी? उसके साथ नहीं की थी, उसके साथ सर एसएससी वगैरह इसमें, मतलब वही वहाँ पे प्रयास किया, अदर कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर दी। तो वहाँ एसएससी, सीजीएस, सीएचएसएल, एमटीएस, दोनों, एमटीएस जैसे एलडीसी पोस्ट होती है सेंटर की, तो वहाँ पे मैंने पहले 2 प्रयास किए, उसमें हुआ नहीं 2016-17 में। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है, जिसमें पियोन टाइप का कुछ भी काम करवा लेते हैं।
तो हाँ। उसमें मेरे फर्स्ट प्रयास था 16-17 उसमें हुआ नहीं, लेकिन हर साल वैकेंसी आती थी। तो 17 से 18 वाला मेरे दोनों में हुआ, लेकिन लास्ट में उसमें टाइपिंग वगैरह कुछ होता है तो वहाँ पे मेरा हुआ नहीं, रिटर्न भी होता है इंग्लिश ठीक है। ठीक है, वहाँ पे हुआ नहीं मेरा। फिर ग्रुप डी का दिया मैंने 18 वाला, ग्रुप डी रेलवे आप सब रेलवे लोग जानते हैं, ग्रुप डी में भी नहीं हुआ। तो लेकिन वहाँ फिजिकल नहीं हुआ मेरे से सर। ठीक है। उसके बाद मैंने एलडीसी दिया राजस्थान का, उसमें भी नहीं हुआ सर, टाइपिंग वगैरह में। ये सारे ग्रेजुएशन के साथ दिए? हाँ, ग्रेजुएशन के साथ। हाई कोर्ट का एलडीसी दिया, हाँ। 2018 वाला एलडीसी दिया, दोनों एलडीसी में नहीं हुआ। हाँ, हाई कोर्ट वाले जो एलडीसी था वो प्रारंभिक एग्जाम था मेरा 2016 में। अच्छा। और जो एलडीसी था वो 2018 वाला था। फिर ग्रेजुएशन के बाद में बीएड में एडमिशन किया? फिर बीएड में एडमिशन किया पीटीटी। ठीक है, तो कल कॉलेज मिला था 40 किलोमीटर दूर। मेरी बीएड में इच्छा ऐसे कुछ नहीं, क्योंकि 18 में मैंने एलडीसी की तैयारी कर रही थी। तो पिताजी की इच्छा थी कि आपको कैसे भी टीचर बनना है, वो इसी लाइन में ले जाना चाहते थे। अच्छा। मेरा फील्ड कोई और था, तो मैं तैयारी कर रहा था, कोई रुचि नहीं था, एग्जाम देके आ गया था, क्लियर हो गया था। पिताजी ने सब करवा दिया, काउंसलिंग वगैरह जो करना था। लेकिन लास्ट तारीख थी मतलब पीटीटी की, तो 5 बजे बैंक बंद हो जाता है, तो फीस 22,000 रुपए जमा होती थी, तो पूरे हो नहीं पाए। मैं लाइब्रेरी था शाहपुरा, तो वहीं से पिताजी लेके जाते हैं मेरे को। 5 बजे जब बैंक बंद हो जाता है तब वापस बुलाते हैं, और फिर वो रसीद कटवा के 22,000 रुपए की ऐसे मेरी काउंसलिंग करवाते हैं। तो बीएड में एडमिशन ले लिया? बीएड में ले लिया। बीएड रेगुलर जाते थे? रेगुलर जाते, गांव से अप डाउन करते थे? गांव से डेली अप डाउन। कितने किलोमीटर का था? 40 किलोमीटर का डेली अप डाउन, और रेगुलर जाते थे? रेगुलर सुबह निकलता था सर मैं, शाम को ही आता था फिर। ठीक है। बीएड के बाद में फिर आपने कौन से एग्जाम दिए? बीएड के बाद में सर, बीएड जब चल रही थी एलडीसी दिया, फिर उसके बाद बीएड के बाद में टीचिंग लाइन में आ गया। टीचिंग लाइन में आ गए। कौन कौन से एग्जाम दिए इसमें? टीचिंग में रीट का दिया था। रीट का दिया? रीट नहीं पहले हुआ? दिया, वो रद्द हो गया था। उसके बाद फिर मतलब पात्रता एग्जाम वो दिया, फिर मेंस में हुआ नहीं मेरा। ठीक है। रीट दिया, थर्ड ग्रेड में नहीं हुआ, फिर सेकंड ग्रेड? सेकंड ग्रेड दिया, हिंदी से दिया, एसएसटी से। अब इसमें कमी ये थी कि मैंने दोनों से तैयारी की थी, दोनों से अगर तैयारी एक से तैयारी करता तो हो जाता। हो जाता है। हाँ। 2 घोड़ों से सवार होने पर जो है सफलता नहीं मिलती है, तो सेकंड ग्रेड में भी नहीं हुआ। फिर फर्स्ट ग्रेड? फर्स्ट ग्रेड 22 वाला दिया था, 2022 वाला दिया, एमए के साथ था, उसमें भी नहीं हुआ? उसमें नहीं हुआ सर। ठीक है। और फिर बीएड के बाद में एमए का कैसे सोचा, कि भूगोल में कैसे आए? बीएड में क्या था सर, जैसे बीएड में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सब्जेक्ट चूज करना होता है, तो फर्स्ट ईयर मेरे हिंदी था। ठीक है। सेकंड ईयर में एसएसटी ज्योग्राफी ली उसमें, तो ज्योग्राफी में जैसे माइक्रो टीचिंग चलता है लास्ट ईयर में, मतलब टीचिंग की प्रैक्टिस भी करवाते हैं इंटर्नशिप के पहले दौरान। तो वहाँ पे सर मेरा टॉपिक था भारतीय फिजिकल डिवीजन में, दीप समूह पढ़ाने थे मेरे को, तो बच्चों के सामने पढ़ाना होता है वहाँ। मतलब जो हमारे साइकोलॉजी के टीचर थे प्रोफेसर सुनील जी मीणा, तो मैं टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा था, तो 5 से 6 मिनट पढ़ाना होता है वहाँ पे, लेकिन मेरे से वो 30 से 35 मिनट पढ़वाया गया, और मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया दोनों से दीप समूह को। ठीक है, तो बच्चे भी मतलब नोट आउट करने लगे थे उसमें। तो सर ने बोला आप व्याख्याता बनोगे आगे चल के, मेहनत करना चाहिए। तो वहीं से सोच लिया? तो ज्योग्राफी में आप एक्सप्लेन अच्छी कर पाते हो चीजों, तो वहीं से फिर रुचि जागृत हो गई कि भूगोल में एमए करना है। भूगोल में प्राइवेट एमए किया, रेगुलर किया? नॉन कॉलेज प्राइवेट, नॉन कॉलेजिएट, साथियों नॉन कॉलेजिएट एमए किया। और ग्रेजुएशन कितने परसेंटेज थे? 48%। 48? कम कैसे हो गए? उसमें सर कॉलेज जाते नहीं थे, क्लास होती थी, कभी कभी होती थी, तो कभी जाते थे, क्लास लगती नहीं थी। अच्छा। तो फिर घर का काम ज्यादा था, कृषि वगैरह ऐसी कुछ परिस्थितियां ठीक थी नहीं कि रोज कॉलेज जा सके। खेती बाड़ी का पिताजी का? तो खेती बाड़ी वगैरह कृषि कार्य था, तो उसी में लगे रहते थे, तो ऐसे परसेंटेज कम हो गए सर। एमए में कितने परसेंटेज बने आपके? 58 बने, 58%। 58। साथियों एमए में 58%, ग्रेजुएशन में 48%, 12th में 70%, 10th में 51%। तो उतार चढ़ाव हल्का सा रहा पढ़ाई में, और फिर एमए के साथ सोच लिया था कि भूगोल में आगे करना है। क्योंकि 2022 की बात है, तो अभी जिस वैकेंसी में आप सेलेक्ट हुए ये 2023 की वैकेंसी है, तो फिर एमए के बाद में साथ में नेट दिया? नेट दिया सर, फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, फिर सेकंड टाइम नहीं हुआ था मेरा, दो नंबरों से रह गया था मेरा। 2 बार नेट भी नहीं हुआ। ठीक है। तीसरी बार में नेट हो गया? तीसरी बार फिर लगातार नेट हो रहा है, अभी 4 बार। अभी नेट 4 बार कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है। तो साथियों नेट भी नहीं हुआ, 23 में वैकेंसी आ जाती है। जब वैकेंसी आई थी तब तक आपके पास नेट एग्जाम नेट भी नहीं था? नहीं था, सिर्फ एमए था। अच्छा। तो उसमें मैंने पीआर में लगाया था। तो फिर कैसे तैयारी की, क्या है अब जो है, थोड़ा सा भूगोल की तैयारी के बारे में बताओ, कैसे क्या? भूगोल में, हाँ सर, भूगोल में ऐसा था कि मतलब जब तैयारी की थी मैंने प्रारंभ, तो पहले मैं ऑथेंटिक बुक्स लेके आया था, तब मैं आपके संपर्क में नहीं आया था अपनी यूनिवर्सिटी के। तो भैया का जो क्लेम के पैसे मिले थे 7,000 रुपए, तो उनमें से ही मैं मतलब 10,000 क्लेम भी कैसे मिले भैया का? एक्सीडेंट आप बता रहे थे? एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें 15,000 रुपए सेक्शन में थे, तो 5,000 रुपए एडवोकेट वगैरह ले लेते हैं। अच्छा। तो 10 मिले थे, तो उसमें 7,000 की बुक खरीदी थी मैंने। 15,000 में से 5,000
एडवोकेट का ले लिया। मतलब उनकी फीस होती है, ठीक है। तो उसके बाद में मैंने ऑथेंटिक बुक्स खरीदी अजयपुरा की, तो ऑथेंटिक बुक नोट्स वगैरह से भी लेके गया। फिर मैंने जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी सुरेंद्र सिंह की, इनके नोट्स बनाए। तो इकोनॉमी के शॉर्ट नोट्स मैंने पढ़ के उसमें पहले क्या करता था, मैं थ्योरी पढ़ता था सिलेबस का, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाता था। फिर उसके बाद मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के संपर्क में आ गया, तो फिर मैंने आपके नोट्स वगैरह आपके गाइडेंस में तैयार किए। साथियों देखो, सिंपल सी बात है कि जहां चाह है वहां राह है। क्लेम के पैसे थे, एक्सीडेंट के पैसे थे, उसको उसमें भी कुछ बचाकर किताबें खरीद कर और पढ़ ली चीजें, और धीरे धीरे अपना रास्ता खुद निकालते गए। साथियों ये बहुत बड़ी बात होती है, और हम भूगोल के बारे में और बात करेंगे। उससे पहले जितेंद्र, आप अपने पिताजी के बारे में बताइए, जो उनका सपना था, और मुझे बहुत ये जानकर खुशी भी हुई और थोड़ा सा मैं चिंता में भी था कि आपके पिताजी ने एक संकल्प लिया। वो संकल्प क्या था, एक बार बताइए विद्यार्थी। संकल्प ये था कि सर, जैसे 12th में 70% थे, लेकिन बीए में परसेंटेज कम हो गए मेरे। तो गांव वाले बोलते ही ऐसे आसपास में पता लगता है कि पहले बच्चा अच्छा था पढ़ाई में, खराब हो गया अभी ठीक नहीं है। तो पिताजी डांटे वगैरह ऐसे कुछ किया। तो उसी दिन संकल्प ले लिया पिताजी ने कि जब तक तू नौकरी नहीं लगेगा तब तक मैं दोनों टाइम खाना नहीं खाऊंगा। तो सिर्फ शाम को खाना खाते थे, एक टाइम खाना खाते थे सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए संकल्प ले लिया उन्होंने। मतलब हट्टी थे थोड़ी, लेकिन वो मेरे लिए थे कि बच्चा सक्सेस हो जाए कैसे भी करके। तो उसके लिए उन्होंने ये कार्य किया। लेकिन पिताजी साइकिल से डेली काम पे जाते थे, 10 किलोमीटर दूर है, वहीं पे काम करते थे। साइकिल से जाते, आना जाना होता था साइकिल से। तो आके ही मतलब पहले आदिशक्ति को भोग लगाते थे, उसके बाद में खाना खाते थे। शिव जी के भक्त थे। शिव जी के भक्त थे। साथियों उनका लक्ष्य था कि बेटा कैसे पढ़ लिख के, मेरे को बोलते थे हमेशा तेरे को ही इन परिस्थितियों को बदलना है। और मुझे भी ऐसा लगा कि अगर पिताजी इतनी संघर्ष किए, दादाजी इतना संघर्ष किया, मम्मी बहुत संघर्ष कर रही थी, भाई बहन भी कर रहे थे, खेती बाड़ी मतलब और भी चीजें परिस्थितियां थी। पिताजी के साथ संघर्ष पूरे परिवार का ही होता है, बिल्कुल। तो फिर मैंने सोचा कि अब पिताजी को कुछ अच्छा करके दिखाना है। अंतिम पीढ़ी मैं ही हूँ कि इन सब बैकग्राउंड को बदल सकता हूँ। तो मैं उसके लिए फिर जी जान लगा दी मैंने अंदर, मतलब वो एक आग थी, अब करके दिखाना है पिताजी को कुछ। साथियों पिताजी ने संकल्प लिया कि बेटा नौकरी लगेगा तब तक मैं एक टाइम जो है खाना खाऊंगा। और पिताजी जो कारीगर का काम करते थे और साइकिल लेके आना जाना, इस प्रकार का बहुत जो है कमजोर बैकग्राउंड से जितेंद्र आते हैं। जितेंद्र ने पहले जैसे बताया कि अभी 2000 आपका मकान, पक्का मकान कब बना? 2022 में बना था सर। 2022 में पक्का मकान बना है। हाल ही की घटना है, जब ये बीएड कर चुके थे तब। उससे पहले जितेंद्र बता रहे थे आप कच्चे मकान थे सर, फैन भी नहीं था, लाइट भी नहीं थी। फैन भी नहीं था, लाइट भी नहीं थी घर में। ऐसे 12th में तो पढ़ाई कैसे होती थी फिर? 12th में तो जैसे चिमनी जो होते फिर केरोसिन तेल मिलता था, तो उस टाइम चल रहा था, तो उससे पढ़ाई करता था मैं। तो फोन लेके आया था मैं, 18 के अंदर लेके आया था, तो उसकी जो फ्लैश लाइट है उसी से पढ़ता था रात को। जियो का आ गया तब तक। चलिए, तो साथियों ये परिस्थितियां हैं। और फिर देखो साथियों, सिलेक्शन होने से पहले जब इनका रिटर्न का एग्जाम रिजल्ट आया, पिताजी, अभी मुझे जितेंद्र ने एक फोटो दिखाई थी, है ना, कि वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए आरपीसी जा रहे हैं, और पिताजी का एक साथ में, मम्मी और पिताजी के साथ, दोनों के साथ इन्होंने एक सेल्फी ली, फोटो ली। और एक सपना था कि अब रिजल्ट, मतलब रिटर्न में आ गया, इंटरव्यू कॉल हो गया है, तो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। पिताजी की आंखों में वो उम्मीद और थोड़ी कायम हुई और मजबूत हुई। और फिर समय का फेर है ना, किसी समय काल के आगे जो है सब व्यवसाय हम कुछ नहीं कर सकते। रिटर्न का रिजल्ट आया था 27 मार्च को। तो पिताजी को काम पे बुखार हुआ था, तो मेरे को फोन किया, मैं लाइब्रेरी था, तो मैं गया पिताजी को संभालने। तो वहाँ कुछ काम था, वो पूरा करवा के शाम को आए। शाम को खाना वाना खा लिया, दिखा के लाया, तो दवाई वाई ले लिए। पिताजी सो गए थे, सब लोग सो गए थे लगभग। तो 8:30 या 9 बजे रिजल्ट आया रिटर्न का। तो मेरे पास किसी ने फोन किया, जितेंद्र रिजल्ट देखो, यूपी का रिजल्ट आ गया। तो मैंने चेक किया, तो फिर उसमें पीडीएफ में ग्रीन हो गया। तो मैंने पिताजी ने दिखाया था, पिताजी उठ गए, सही हो गए थे, मतलब दूसरे दिन से काम पे जाने लगे सर, ठीक हो गए। एक ऊर्जा मिल गई नहीं, तो उम्मीद जागी उनके अंदर। फिर लेकिन 3 से 4 दिन बाद वापस बीमार हो गए। फिर उनको एसएमएस दिखाया मैंने जब, फिर रिपोर्ट वगैरह आई उनकी। तो रिपोर्ट ऐसे ऐसे मतलब दवाएं चल रही थी, बीच में काम पे जाने लगे थे वापस। तो 3 अप्रैल की बात है। तो मतलब मेरे डॉक्यूमेंट सबमिट हुए थे आरपीएससी में, तो फोटो वगैरह ली थी मैंने, तब तक पिताजी सही थे। उसके बाद भी ठीक थे। 10 अप्रैल को अपना वर्कशॉप था इंटरव्यू का, तो यहाँ आया था, तो सुबह अचानक से पेट में दर्द हुआ पिताजी को, तो साथ ही लेके आ गए बस में, भैया भी थे साथ में।
तो भैया बोले मैं दिखा लूंगा, आप जाओ वर्कशॉप अटेंड करो। लेकिन मैं आ गया तो भैया संभाल रहे थे, निम्स हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। मैं वर्कशॉप आया तो लेकिन बीच में छोड़ के जाना पड़ा मेरे को, तो हालत खराब हो गई थी। अपना इंटरव्यू का साक्षात्कार वर्कशॉप का बीच में जितेंद्र को छोड़ के जाना पड़ा। पिताजी की हालत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। फिर वापस गया तो वहाँ मेरे सिग्नेचर लिए, फिर आईसीयू में वार्ड में भर्ती कर दिया गया पिताजी को। फिर उसके बाद में मतलब रिकवर नहीं हुई, तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हुई, तो फिर शाम को 8:30 बजे पिताजी का स्वर्गवास हो गया हॉस्पिटल में। हाँ, तो कितने जो अपना वर्कशॉप का, अच्छा दूसरे दिन? हाँ, दूसरे दिन। तो मतलब वो पल ऐसा था कि मतलब मैं पिताजी के लिए जो करना चाहता था, उनकी जो उम्मीद, उनका संघर्ष था, वो इच्छा पूरी नहीं कर पाया मैं। देखो जितेंद्र, चीजें अपने हाथ में नहीं होती है। मैं समझ सकता हूँ कि क्या दर्द होता है। और पिताजी का जो सपना था कि ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक टाइम रोज खाना खाना, इसलिए कि मेरा बेटा जिस दिन सक्सेस होगा उस दिन से मैं 2 टाइम खाना खाना स्टार्ट करूंगा। और अचानक से साथियों हुआ ये कि पिताजी का ब्लड कैंसर जो है आ गया था रिपोर्ट में। उसकी वजह से अचानक उनकी जो है 2-3 दिन में बीमार रहे और डेथ हो गई थी। और सपना सपना ही बनकर रह गया था। लेकिन साथियों आप देखो कि बस मतलब चंद दिनों बाद परिवार में खुशियां आने वाली थी। कुछ दिनों की बात थी, है ना, कुछ महीनों की बात थी। जो सपना पिताजी का था वो पूरा होने वाला था। उससे पहले ही, है ना, भगवान की मर्जी के आगे हम सब लोग विवश हैं। तो जितेंद्र, आज आपके पिताजी जहां पर भी है ना, श्री चरणों, भगवान के श्री चरणों में है। तो वो आज आपके ऊपर बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। जितेंद्र, ये 4 भाई बहन है ना, सबसे बड़े जितेंद्र है यहाँ पर। इनसे बड़ी एक सिस्टर है और सेकंड नंबर पे जितेंद्र है। और सबसे खास बात यह है कि जितेंद्र जो है अब परिवार की जिम्मेदारी, पिताजी के जो इनके ऊपर कंधों पर जिम्मेदारी देके गई, उसको बखूबी निभाएंगे। और आज उनको बहुत गर्व महसूस हो रहा है आपके ऊपर। बहुत वो आपके लिए जो है उनका आशीर्वाद, है ना, उनकी मेहनत आपके रग रग में रहेगी और उनके संस्कार आपके साथ है। सबसे बड़ी बात है संस्कार। साथियों, संस्कार से ही सारी चीजें होती है। पढ़ाई वढ़ाई तो ये होती रहती है, बात की बात है। जब प्राइमरी संस्कार ही नहीं होते तो हम पढ़ाई तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो आपके पिताजी को मैं नमन करता हूं। फिर आप जब तैयारी कर रहे थे उस दौरान जैसे आपने बताया कि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, परिस्थितियां, तो आपके छोटे भाई हैं, उन्होंने संभाला। एक बार वो भी बताइए। छोटे भाई जो विक्रम है, वैसे छोटा भाई, उसको सब भैया बोलते हैं घर पे। अच्छा, भैया ही बोलते हैं? क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, छोटे हैं लेकिन बहुत बड़ी ग्रेट पर्सनैलिटी है। एकदम मेरे हर परिवार के सदस्य के लिए बैकबोन है वो। तो उन्होंने पिताजी के टाइम भी काफी मतलब 12th पास करते ही वो कैटर्स का काम करने लगे थे। तो बहुत मेहनत करते थे वो भी। परिवार की मतलब पूरी जिम्मेदारी उन्होंने उठा रखी थी। मतलब मैं सिर्फ टेबल पे बैठ के पढ़ता था, वो सिर्फ ऐसे कहते तेरा काम पढ़ाई का है, ये बाकी मैं संभाल लूंगा। आप जितेंद्र बहुत सौभाग्यशाली हो। ऐसे बहुत कम भाई मिलते हैं और विशेषकर छोटा भाई ने बड़े भाई की जिम्मेदारी संभाल रखी है, परिवार की जिम्मेदारी संभाल रखी है कि आप तो पढ़ाई करो, मैं संभाल लूंगा, मैं हूं ना पीछे। तो साथियों, ऐसे भाई को भी मैं जो है वंदन करता हूं कि ऐसे भाई सबको मिले, है ना। ऐसे भाई जो बैकबोन के रूप में पीछे खड़े रहे कि आप तो पढ़ाई करो, मैं परिस्थितियां विपरीत है, संभाल लेंगे, मिलके संघर्ष करेंगे और लड़के जीत के दिखाएंगे। चलते हैं आगे। ये सारी परिस्थितियां रही भूगोल में जो है। देखो साथियों, और भी बहुत सारी परिस्थितियां जिसको हम कुछ डिस्कस भी हम यहाँ पर नहीं कर सकते, है ना। 2 सिस्टर्स हैं, है ना, 2 सिस्टर्स के साथ भी कुछ ना कुछ संघर्ष उनका भी रहा या चल रहा है ना। पैरेलल बहुत सारे संघर्ष होते हैं। केवल एक फाइनेंस का संघर्ष नहीं होता है, केवल, है ना, घर में परिवार में पैसे की दिक्कत नहीं होती, उसके साथ और भी दिक्कतें होती हैं, है ना। उस दिक्कतों के साथ हम जीते हैं, उसके साथ हम पढ़ाई करते हैं, है ना, उनसे लड़ते हैं, रोज कुछ ना कुछ दिक्कतें आती है, उससे पार पाते हैं। ये सारी कहानी जो है मैं जितेंद्र की ही बता रहा हूँ। सर, मेरे लिए जो मोटिवेशन था वो मेरा बैकग्राउंड ही था। दोनों बहनों का संघर्ष, मम्मी पापा का, छोटे भैया का, तो मतलब वही मेरे लिए मोटिवेशन था सबसे बड़ा। बिल्कुल, और वही वास्तविक मोटिवेशन होता है, वो आपको अंदर से मिलता है। और हमेशा ये लगता है कि मैंने अगर कुछ नहीं किया तो जो है परिस्थितियां और विपरीत हो जाएगी और विकराल हो जाएगी। और वो मेहनत जो है आपने करके दिखाई जितेंद्र, और यहाँ तक आप पहुंचे। और थोड़ा सा हम बात भूगोल पे अब आते हैं, है ना। भूगोल पे आप जयपुर आके अपने यहाँ पर भी आए थे। बिल्कुल सर। तो कैसे जयपुर का सफर, कैसे मतलब गांव से निकल करके जयपुर जाएंगे, गांव से जयपुर इस प्रकार है सर, जैसे
मैं जब एपी की तैयारी कर रहा था हम्म, तो दिसंबर 24 की बात है, हम्म, तब मैंने करंट अफेयर्स के लिए सर्च किया था क्योंकि फोन उसी टाइम लेके आया था मैं। हम्म, तो उसमें सर्च किया मैंने ऐसे करंट अफेयर्स के लिए, तो वहाँ सुनील सर की क्लास आई थी, लाइव चल रही थी। तो उसी टाइम मैं क्लास ले रहा था, तो क्लास में 10-20 मिनट बाद में मतलब बीच में बोल रहे हैं सुनील सर कि सूरज सर है, किसी कमेंट करके पूछा कि सूरज सर से बात करनी, तो उन्होंने बताया कि उनके पिताजी का हाथ का फ्रैक्चर हुआ है, मेरे पिताजी गिर गए थे। लेकिन सर अभी भी नोट्स पे काम कर रहे हैं, ज्योग्राफी के नोट्स पे काम कर रहे हैं और रात दिन लगे हुए, घर पे मिलने नहीं जा रहे, घर वाले डांट रहे हैं। तो उसी दिन मैंने ठाना कि मेरी सफलता में मेरे पिताजी के सपने में अगर साकार कर सकता है तो इससे बड़ा कर्मयोगी मुझे कहीं नहीं मिल सकता। तो उसी दिन से मैंने अपनी यूनिवर्सिटी को अपना मान लिया और उसी के साथ अपना संघर्ष जारी रखा। फिर उसके बाद में सर जो अपना पहले जोधपुर सेंटर था आपका, तो फिर जयपुर आपने ओपनिंग की, मीठी रोड मानसरोवर, तो वहाँ आया था मैं सबसे पहले। तो वहाँ मतलब गांव से पहली बार जयपुर तो आते रहते, लेकिन किसी संस्था में पहली बार, क्योंकि मैंने जो इससे पहले किया था सेल्फ किया था सब, कोई मार्गदर्शन नहीं था, उसी की वजह से मेरा सिलेक्शन रुक रहा था। फिर यहाँ आया तो वो वक्त मेरे लिए आज भी फोन में रिकॉर्ड कर रखा हूँ आपकी बातें सब। तो मतलब वो सबसे बड़ा हसीन पल था। तो घर पे मतलब ऐसे कभी हंसी नहीं, कभी खुशी नहीं, लेकिन उस दिन से उस संस्था में एक एनर्जेटिक पॉजिटिव एनर्जी दिखी मैंने कि मुझे भी अब इस क्षेत्र में बहुत पीछे, मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत पीछे रह चुका हूँ। देखो जितेंद्र की बात मैं यहाँ पर कहूँ, चलो ये इनके भाव है, लेकिन मेरा ये मानना है कि वैकेंसी आने तक इनके पास नेट नहीं थी, उसके बाद में नेट की, उसके बाद में शानदार तैयारी की, मतलब बहुत सीमित समय में, बहुत कम समय में इन्होंने जबरदस्त मेहनत करके भूगोल में अपने लेवल को जीरो से जो है एडवांस लेवल पर लेकर गए, है ना। क्योंकि नेट होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर में सेलेक्ट होना, और वो भी वैकेंसी आने के बाद नेट करना और वैकेंसी आने के बाद सिलेक्ट होना, है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो कम समय में इन्होंने बहुत सटीक रणनीति के साथ, सटीक कंटेंट के साथ और कुछ सटीक किताबों के साथ पढ़कर जो है इस मुकाम को हासिल किया। तो ये सबसे बड़ी इनकी तैयारी में खास बात है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी यह देखेंगे और जिनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ, मान लो उन्होंने 5 साल पहले नेट कर लिया होगा, जेआरएफ कर लिया होगा, लेकिन उनका प्रश्न यही रहेगा कि इतने कम समय में कैसे किया। तो इतने कम समय में आपने कैसे किया, क्या पढ़ा, कितना रिवीजन किया, कैसे चीजों को हैंडल किया, ये थोड़ा सा बता दीजिए। तो पहले तो सर मैंने ऑथेंटिक सोर्स लिए थे, हाँ, तो उनसे तैयारी मतलब पढ़ता था पहले, जो आपने कलेम वाले पैसे थे उससे किताबें खरीदी थी। हाँ बिल्कुल। तो सिलेबस निकाला मैंने, सिलेबस में जैसे टॉपिक दे रखा है तो उसको मैंने बुक से लिया, तो पहले उसको मोटा मोटा पढ़ता था क्योंकि रिवीजन जल्दी से, फिर उसके बाद में सेकंड टाइम मोटा मोटा बन जाता था कि फिर पीआईक्यू देखता था, उसके आधार पे देखता था क्या पढ़ना है मेरे को, फिर उसको गहन तरीके से पढ़ता था, साथ में शॉर्ट नोट्स बनाता था। ऐसे मैंने फिजिकल ज्योग्राफी में किया, फिर जियोमॉर्फोलॉजी में किया, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, जब इकोनॉमी के थे तो आप ये नोट्स आ गए थे तब तक, तो फिर मैंने आपके नोट्स ले लिए, क्योंकि तो लगभग जो चीज अपन ऑथेंटिक से, अगर कुछ टॉपिक्स के लिए इतनी मोटी बुक पढ़ते हैं अपन, तो इतना टाइम था नहीं बिल्कुल, तो मैंने सोचा सर के नोट्स ले लेते हैं, तो फिर मैंने वो ले लिए। तो उनके साथ फिर आपकी प्रयास बुक आई थी, तो उसमें यूनिट वाइज दे रखे थे पीवाईक्यू और एमसीक्यू, तो पहले थ्योरेटिकल पार्ट करता था, उसके बाद में उसका पीवाईक्यू से अभ्यास। पीवाईक्यू से मुझे ये पता लगता था कि पढ़ना कैसे दोबारा टॉपिक को, वो पैटर्न पता लगता था, प्रकृति किस तरीके से अब मेरे को दोबारा इसके टॉपिक को पढ़ना है, इस प्रकार तैयारी करता था। कितनी बार रिवीजन किया है सर? एग्जाम की जब 7 जनवरी को था, थर्ड पेपर हो गया था, तो काफी टाइम बच गया था, तो उसके बाद मैंने काफी रिवीजन किया, मतलब जितना हो सकता था उतना। मतलब मैं सुबह लाइब्रेरी आता था 7 बजे, बीच में खाना खाना जाता था 1 या 2 बजे के बीच में, मतलब लाइब्रेरी में जो बच्चे थे उनको पता नहीं लगता था कब खाने जाते हैं। मुझे बोलते थे आप वॉशरूम वगैरह नहीं जाते क्या कभी, तो मतलब ऐसे पता नहीं रहता था, पूरे दिन लगा रहता था, मतलब अंदर वो थी कि करना इसी में लेना है मेरे को सिलेक्शन। तो फिर शाम को जाता था 10 बजे लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी अच्छे थे, वो संचालक थे, सब कुछ मैनेजमेंट दे रखा था, आप जब जाओ वापस लॉक करके जा सकते हो, कभी भी आ सकते हो। फिर वहां जाके खाना वाना खा के तो रात को पढ़ता था, मतलब नींद नहीं आती थी मेरे को कभी, अगर नींद आ गई तो वो डाटा चलते रहते थे। चलो बहुत बढ़िया है। ये जब एग्जाम निकट होता है और सामने लक्ष्य होता है तो नींद बहुत ऑटोमेटिक कम हो जाती है, हर समय आपको वो टारगेट, वो लक्ष्य दिखता है। तो साथियों, ये एक मेहनत की, संघर्ष की दास्तान है, आप सबने देखा। आपने ये चीज समझी होगी कि किस प्रकार इतने हम्बल बैकग्राउंड से, इतने कमजोर बैकग्राउंड से निकलकर, जहां शुरुआत में कच्चा मकान था, जहां उसमें पंखा नहीं था, उसमें लाइट नहीं थी, किसी भी प्रकार से अपनी तैयारी को जारी रखा, और साथ में पिताजी ने संकल्प लिया कि बेटा नाम रोशन करेगा तभी मैं 2 टाइम खाना खाऊंगा, नहीं तो 1 टाइम खाना खाऊंगा। और उन्होंने भी संघर्ष करते 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 करते
कुछ परिस्थितियां उनके सामने ऐसे आई कि पिताजी जिंदगी की जो है जिंदगी उनकी रही नहीं, जीवन भगवान ने रखा नहीं। और उसके साथ साथियों इधर एक सपना था कि मेरा बेटा नाम रोशन करेगा, और इधर नाम रोशन होने ही वाला था, तब तक पिताजी भी नहीं रहे। जब मैं जितेंद्र की कहानी को देखता हूं तो थोड़ा मुझे भी लगता है कि जैसे जितेंद्र ने बताया कि बहुत सारा कर्ज भी था, कर्ज से चीजें जो है बहुत सारी और प्रभावित हो रही थी। सेम मेरे पिताजी, बहुत लंबा चौड़ा उनके ऊपर कर्ज था, और मैंने मेहनत करके असिस्टेंट प्रोफेसर बना, फिर अपनी यूनिवर्सिटी खड़ी की। अब लग रहा था कि पिताजी की सारी समस्याओं का समाधान अब होगा, उनके अच्छे दिन अब आने वाले थे। जैसे जितेंद्र के पिताजी के अच्छे दिन आने वाले थे कि अब सिलेक्शन होने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, और सेम ऐसा ही मेरे साथ था कि अब अच्छे दिन आ गए हैं, आने वाले हैं। तब तक पिताजी ने जो है, पिताजी का एक्सीडेंट हुआ और भगवान ने उनको नहीं रखा। तो साथियों जीवन में हमें सब कुछ है ना, सारे सुख जो है एक साथ नहीं मिलते हैं। और बहुत पोलाइट इनका नेचर है, बहुत शांत जितेंद्र है, बहुत कम बोलता है, बहुत धीरे बोलता है ना, इस प्रकार का जो नेचर है इनका। और है ना, कहते हैं कि शांत रहकर जो मेहनत करता है ना, एक दिन वो अपना नाम रोशन करता है। और जो चिल्ला चिल्ला के रोज हम ये पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, है ना, जो माहौल बनाते हैं पढ़ाई का, और उनसे कुछ नहीं होता, वो सफलता उनको मिलती नहीं है। तो जितेंद्र की तरह आप भी शांत रहकर अपनी संघर्ष की कहानी को आगे बढ़ाओ, संघर्ष से लड़ाई करो, है ना, हारना नहीं है, लड़ना है, जितेंद्र की तरह लड़ना है। एक दिन आपका जरूर आएगा। कोई माहौल नहीं बनाया, कोई बहुत सिंपल पर्सनैलिटी है। मेरी क्लास में सबसे क्लासें भी बहुत कम ली, क्योंकि इतना जयपुर ये रहे नहीं, बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह और नोट्स वगैरह वो खूब पढ़े। और क्लासों में जितने भी समय आए वो सबसे लास्ट में बैठते थे। क्लास स्टार्ट हो जाती थी, उसके 5 मिनट बाद में आते थे, दूर से आते थे। तो इस प्रकार का एकदम हम्बल जो बैकग्राउंड है, नेचर है, पोलाइटनेस है इनके अंदर है। जो जितेंद्र का बैकग्राउंड है, जो तैयारी करने वाले लगभग हर विद्यार्थी का है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन हम सब लोग ऐसे ही बैकग्राउंड से आते हैं, जहां किसानी है, जहां कर्ज है, जहां आज मानसून अच्छा है तो कल अच्छा नहीं है, आज कोई काम मिल रहा है तो हो सकता है कल नहीं मिले, है ना, आज जो हम ब्याज चुका रहे हैं तो हमारा जीवन ही ब्याज चुकाने में जा रहा है। हम उस बैकग्राउंड से आते हैं, और हमें हमेशा ये लगता है कि हम अपनी मेहनत से ही इस बैकग्राउंड को बदल सकते हैं, अन्यथा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। हम उन कर्ज की जंजीरों में बंधे हुए हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा, जितेंद्र की तरह संकल्प लेना पड़ेगा, है ना, हर विद्यार्थी को जितेंद्र बनना पड़ेगा, वो बन के दिखाना पड़ेगा, तब हमारा जीवन बदलेगा, तब हमारी संघर्ष की दास्तान पूरी होगी, और एक अच्छे मुकाम पर जाकर हम परिवार का भला कर सकते हैं, आने वाली पीढ़ियों का भला कर सकते हैं, और अपने जीवन को हम सुधार सकते हैं। अन्यथा वही बेड़ियां हैं, वही जंजीरें हैं, मजदूरी की जंजीरें हैं, किसानी की जंजीरें हैं, है ना, कर्ज की जंजीरें हैं, उससे हम बंधे रहेंगे। जीवन हमारा अच्छा नहीं होगा। हमारा जीवन अच्छा नहीं होगा तो हमारे परिवार और आसपास का जीवन भी अच्छा नहीं होगा। आज जितेंद्र अपने गांव के पहले असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, पहले नेट हैं। तो इनके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से इनके आसपास के गांव में बहुत अच्छा माहौल बनेगा। सब लोग देखेंगे कि यार वो तो भोला भाला सीधा सा लड़का था, है ना, और उसने ये कर लिया तो हम भी कर सकते हैं। तो जितेंद्र से सब लोग मोटिवेट होंगे, आसपास एक ऊर्जा का संचार होगा। तो साथियों, आप सफल होते हैं तो केवल आप सफल नहीं होते हैं, आपके साथ अपना पूरा समाज, आपका आसपास का पूरा गांव जो है सफल होता है ना। आसपास के गांव में एक जागृति आती है। इसलिए आपके कंधों पर जिम्मेदारी केवल आपकी अपनी नहीं है, आपके पूरे बैकग्राउंड की है। इस है ना भाव के साथ आप तैयारी करो कि मेरे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो मेहनत मुझे करनी है, जितेंद्र की तरह मेहनत करनी है और लंबा संघर्ष करना है। छोटे मोटे एग्जाम देंगे, है ना, सफलता पहली बार में नहीं मिलेगी, दूसरी बार में नहीं मिलेगी, चौथी बार में नहीं मिलेगी, 5वीं बार में मिलेगी, 6ठी बार में मिलेगी, 7वीं बार में मिलेगी, लेकिन छोड़ना नहीं है। माँ सरस्वती किसी का भी ऋण उधार नहीं रखती है, आपने देखा है, पूरा चुकाया है। आप एक लास्ट में जो है कुछ मैसेज देना चाहेंगे विद्यार्थियों को, वो आप कुछ बता सकते हैं? अभ्यर्थियों को यही कहना चाहूंगा कि इस कंपटीशन के दौर में जो लाइफ भी तुम्हारी है और युद्ध भी तुम्हें ही लड़ना है। क्या बात है। लाइफ भी तुम्हारी है, युद्ध भी तुम्हें ही लड़ना है, और युद्ध में निर्णय भी आप ही को करना है। बिल्कुल, क्या बात। निर्णय भी आप ही को करना है, किसी दूसरे को हराने के लिए नहीं, स्वयं को जीतने के लिए। क्योंकि अगर अपने आप को जीत लेते हैं तो वहीं अपन सब कुछ कायनात जीत लेते हैं, अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं, अपना आत्मसात होते हैं अपने अभिष्ट के साथ। तो अपनी मतलब लड़ाई भी तुम्हारी है, निर्णय भी तुमको करना है। तो एक गोल के साथ, जीवन के गोल के साथ, अभिष्ट के साथ, लक्ष्य के साथ
आपको आत्मसात होना है, सेल्फ डेडिकेट रहना है, सेल्फ मोटिवेशन के साथ काम भी करना है, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन ही और सेल्फ डिसिप्लिन वो ही आपकी लाइफ का डायरेक्शन देखता है, वो रोड मैप होगा एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल शानदार। तो उसके साथ मेहनत करिए, अपना कर्म है जो अपनी ड्यूटी है जो पढ़ना है अपन को वो ईमानदारी से कीजिए, सक्सेस जरूर मिलेगी आपको, समय लग सकता है लेकिन उसका फल जरूर प्राप्त होता है आपको। क्या बात है, बहुत शानदार मैसेज आपकी तरफ से। साथियों सीखिएगा, बातें बहुत छोटी छोटी है, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन इसको जो जीवन में अप्लाई करता है वही सफल होता है। चलिए आप सभी को अगेन शुभकामनाएं, बहुत बधाई जितेंद्र, और आते जाते रहिएगा। बिल्कुल सर। ठीक है, और अच्छा, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे जब हमने आज पूरा डिस्कशन किया। पहले भी थोड़ी बहुत बात हुई लेकिन इतनी लंबी बात नहीं हुई। आज पूरे डिस्कशन से जो है मुझे भी प्रेरणा मिली, मुझे भी मोटिवेशन मिला। पूरे जितेंद्र के परिवार को, उनके छोटे भाई को, इनको माता जी को मैं वंदन करता हूं, और आपके पूरे परिवार को मैं बधाई देता हूं कि जितेंद्र ने आपका और आपके गांव का नाम रोशन किया और अपने पिताजी का नाम रोशन किया। ठीक है साथियों, चलिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड लक। ऐसे ही अगली कोई कहानी, नई दास्तान, संघर्ष की दास्तान में मिलते हैं।